नमस्कार, मैं हूं राना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स और आज मैं रघुनाथपुर विधानसभा के पैगंबरपुर गांव में हूं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं रघुनाथपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी। हालांकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस से ये अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद राणा जी। सबसे पहले मैं आपके मंच को धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे मौका दिया है कि मैं आके अपनी बात को रख सकूँ, अपने जनता से जुड़ सकूँ और सीधे संवाद कर सकूँ। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय आपको दे दूं। डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह जो हैं, उन्होंने अपनी 10th तक की पढ़ाई रांची से की है और ये पैगंबरपुर गांव के रहने वाले हैं। साधारण परिवार से हैं। इनके पिताजी जो थे वो टीचर थे और इन्होंने रांची से 10th तक पढ़ाई की। 12th की पढ़ाई जो की वो दिल्ली से की। उसके बाद DU से ग्रेजुएशन किया। फिर MB जो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से की। MPhil की और रिसर्च के दौरान ये अफ्रीका भी गए हुए थे। उसके बाद अमेरिका के कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी जा चुके हैं। और अभी अगर हम बात करें, अभी रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा देश विदेश घूम के अनुभव रखने वाले प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, रघुनाथपुर में आपको टिकट मिलता है, तो किन योजनाओं, किन एजेंडे के ऊपर आप काम करेंगे? किस एजेंडे को लेकर के आप विधानसभा में जाएंगे? देखिए, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के आदेश पे यहाँ आया हूं, लोगों से मिल रहा हूं, बातें कर रहा हूं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो, कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की जो प्लानिंग है, कांग्रेस का जो रोड मैप है वो लोगों तक लेके जा रहा हूँ। और कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों के गरीबों की पार्टी, जो हाशिए पे खड़ा समाज है, उसकी पार्टी है। तो हर हाथ को कैसे काम मिले, कैसे हर किसी को रोजगार मिले, कैसे हर किसी को शिक्षा मिले। शिक्षा भी मिले तो कैसी शिक्षा होनी चाहिए? तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए, ताकि हर कोई आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, ग्लोबलाइज मार्केट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके अपने तकनीक के द्वारा। जब उसके पास एक अच्छी तकनीक होगी तो वो महीने में कुछ ज़्यादा पैसे लाएगा, जिससे उसके घर का उसका खाना ठीक हो सकता है, उसके बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में हो सकती है, उसकी जो मेडिकल जो फैसिलिटी एक्सेस करने की ताकत होती है वो बढ़ेगी, वो ज़्यादा दिन तक जी सकता है। और उसके साथ ही जब ये सब कुछ होगा तो वो देश की आर्थिक स्थिति में भी मदद कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और जैसे अब मैं रघुनाथपुर की बात बताता हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है, जहाँ हम बैठे हैं रघुनाथपुर क्षेत्र, यहीं से शुरू होता है। अब यहाँ से आप चले जाइए, यहाँ सीधे शुरू होगा, एक टेढ़ी घाट बाज़ार है यहाँ। इसके बाद ही मछली का बहुत बड़ा बाज़ार है। मछली का सुबह भी जाएंगे तो मछली का बाज़ार लगता है, शाम को भी जाएंगे तो मछली का बाज़ार लगता है। अब आप गवर्नमेंट ऑफ बिहार के फिशरीज बोर्ड का रिपोर्ट देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ बिहार कहता है कि बिहार के सिवान में 948 पॉन्ड्स हैं, 948 पोखरा है सिवान में। लेकिन अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा में यही पोखरा की संख्या हो जाती है 3500 के करीब, 3400 कुछ है। मैं आपको बता दूं 3467 है और सिवान में सिर्फ 948 है। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले में जहाँ से वो उनकी राजनीतिक सारी गतिविधियाँ चलती हैं, वहाँ से देखिए वहाँ और सिवान में कितना फ़र्क है। तो आप देखिए सरकार का कैसा दोहरा रवैया। एक जो सरकार का मुखिया होता है वो अपने ही प्रदेश के अन्य जिलों के साथ कैसा रवैया करता है। अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मत्स्य पालन का एक बहुत जोर शोर से, बहुत डंका बजा के नीतीश सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया था ताकि लोगों को काम मिल सके। लोग जहाँ जल जमाव का एरिया है वहाँ पोखरा खोदा जा सके, और जब वो होगा तो आपके इन्वायरमेंट में भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अब आप देखिए 948 पोखरे के साथ होता क्या है, हमारी जो लोकल मछलियाँ हैं, जो हमारे लोकल जो किसान हैं, जो मछली की खेती करते हैं, जो हमारे लोकल मछुआरे हैं, उन्हें आंध्रा की मछली बेचनी पड़ती है। हम अपनी मछली एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाते, साथ ही आंध्रा की मछली हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। साथ ही आंध्रा की जब मछली आती है हमारे लोकल इकोनॉमी को तो नुकसान करती है। जैसे आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कैसे लोकल टू ग्लोबल बने। हाँ। तो हम तो खुद ही नहीं बन पा रहे हैं। हमारी सरकार जो पिछले 15 साल की सरकार है उसने तो हमें खुद ही धकेल दिया कि हम एक मछली तक के लिए दूसरों पर निर्भर हो, आंध्रा से मंगाएं, बंगाल से मंगाएं। तो अब सोचिए कि अब इन सारी योजनाओं का जो कि सिर्फ जुमले की तरह आती है और चली जाती है, चुनाव के मौसम में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो सोचिए उसका असर क्या होगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अगर मुद्दों की बात करें, जैसे आपने एक मछली पालन का मुद्दा उठाया, उसी तरह से अगर मुद्दों की बात करें तो जब भी इलेक्शन आता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, एनडीए का एक ही राग होता है कि बिहार में जंगल राज था और हमने जंगल राज को ख़त्म किया। क्या सच में जंगल राज ख़त्म हो गया है?
देखिए, जंगल राज का जो मुद्दा है तो प्रोपोगेटेड मुद्दा है, और देखिए समस्याएं तो थी, क्योंकि वो आप उस जमाने को देखिए, आप ऐसे नहीं समझ सकते कि सर्कमस्टांसेस देखिए हर चीज़ को क्रिएट करते हैं। 91 का दौर था, 90 का दौर था, 90 का दशक था। इस देश में देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, देश में खाने को कुछ नहीं था। अगर आप सामान्य घर से हैं, जैसे मैं हूँ, मैंने देखा है अपने घर में कि हमारे घर में एक दिन अगर दाल बन रहा है तो दूसरे दिन आलू की सब्जी बन रही है, चावल की जगह आपको मकई के भात खाना पड़ रहा है। तो ये वो ज़माना था। उस ज़माने में आप सोचिए कि जहाँ डेवलपमेंट ना हो, जहाँ कुछ ना हो, तो वहाँ लोगों में एक तरह का मतलब एक आप कह सकते हैं कि मतलब एक अपराध का एक धंधा चल चुका था बिहार में, जो कि डेवलपमेंट के साथ खत्म हुआ। और इस डेवलपमेंट को लाया कौन? नरसिम्हा राव की सरकार आई, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बनते हैं, लिबरलाइजेशन के द्वारा पूरा इकोनॉमी को खोला जाता है। धीरे धीरे उसका असर 2003-4 के बाद आपके हाथों में दिखने लगता है कि जब आप 3,000 का मोबाइल नहीं खरीद सकते थे, आज आप 50,000 का मोबाइल हर 6 महीने में बदल सकते हैं। तो डेवलपमेंट आया, कांग्रेस लेके आई, अपनी नीतियों से लाई, और लोगों के जब डेवलपमेंट आता है तो जंगल राज हो या कोई भी हो, वो उसके साथ चला जाता है। और डेवलपमेंट के साथ ही तो जंगल राज का जो 15 साल का जो आप समय कहते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं था, वो सर्कमस्टांसेस का क्रिएटेड था। सर्कमस्टांसेस बदल गए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। अब आज देखिए, आज कहीं आपको ज़मीन के लिए कोई मरता हुआ नहीं दिखेगा, कहीं आपको मर्डर नहीं होता है, और मर्डर के दूसरे रीज़न हो गए हैं। बिल्कुल। अगर आप इस विधानसभा में प्रत्याशी बनते हैं और हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, देखिए, एक तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से रघुनाथपुर क्षेत्र शुरू होता है, और इसे आप घूम के आ जाएंगे जब पूरा जो पीछे आपको ख़त्म होगा, तो एक भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको शिक्षा के कोई संस्थान नहीं मिलेंगे। मैं किसी बड़े कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी टेक्निकल कॉलेज, किसी मेडिकल कॉलेज या इस तरह के कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे स्किल की बात कर रहा हूँ। आप जब जाएंगे इस एरिया में तो पसमंदा मुसलमान, हाशिए पे खड़े लोग, बिल्कुल जो आपको शोषित वंचित समाज के लोग आपको दिखेंगे। बिल्कुल आपको ऐसा दिखेगा कि मतलब आप बिहार के आप ऐसे पिछड़े जगह में आ गए जहाँ पे कुछ है ही नहीं। और ये एरिया मैं आपको बता दूँ, हर घर से देख लेंगे तो हर दूसरा तीसरा आदमी गल्फ कंट्रीज़ में बाहर कमाने जाता है या अपने देश में ही कहीं और कमाने जाता है, और वो कोई बहुत बड़े जॉब में नहीं जाता है। अगर अरब के देशों में जाता है तो फिटर के लिए जाता है, प्लम्बर के लिए जाता है, राजमिस्त्री के लिए जाता है, छोटे छोटे कामों के लिए जाता है। अब इस छोटे कामों को सीखने के लिए भी उसे बॉम्बे या दिल्ली का रुख करना पड़ता है। हमारे यहाँ हमारी सरकारों ने इतना तक एक छोटे छोटे जो लो स्किल के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसे स्थापित करने के लिए कि 100 करोड़ का बजट नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल, वो बहुत छोटे से इच्छा शक्ति, आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसे इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो तक नहीं, मतलब आपको वो सुविधाएं आप मुहैया नहीं है। तो सोचिए इस क्षेत्र का क्या हाल है। आज जब हम बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि बहुआयामी गरीबी, जिसके 10 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें आपको रसोई गैस से खाने की जो ईंधन होता है उससे लेके और क्या आप खाते हैं, कितनी मेडिकल फैसिलिटी को अवेल करते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। उसमें बिहार 50% बिहार के लोग आते हैं, और ये देश का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें इतने गरीब लोग आते हैं। तो सोचिए उस गरीब प्रदेश में, ये सिर्फ इसी क्षेत्र का हाल नहीं है, ये पूरे बिहार का ही हाल है। रघुनाथपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो रघुनाथपुर विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा अगर मुझे कोई लगता है तो वो है रघुनाथपुर में अवस्थित रेफरल अस्पताल, जिसका निर्माण 1982 में हुआ था और कांग्रेस के ही विधायक थे उस समय के विजय शंकर दुबे जी, उन्होंने करवाया था। उसके बाद से कई सारे विधायक बने, कई सारे पार्टियों के बने, किसी ने ना तो वहां पर एक ईंट रखवाया, ना ही एक अल्बेंडाजोल का टैबलेट दिया। नतीजा ये है कि पिछले साल की बारिश में वो अस्पताल 3 महीने तक डूबा रहा। स्थानीय विधायक जो अभी वर्तमान में हैं, उनको 1.5 महीने बाद पत्रकारों से पता चला और उन्होंने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था। क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि उसकी पूरी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और आज भी पानी लगने का खतरा है? देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक बिजली गिरने का इंसिडेंस हुआ था और ठनका गिरने का था, और मैं गया था, कुछ लोग घायल हो गए थे उसमें, तो मैं गया था उस अस्पताल में। उस अस्पताल को देख के आपको ऐसा लगता है कि आप किसी धान के रुपाई से पहले जो खेत का लेवार किया जाता है, कि वैसा है कि अब आपको सिर्फ इसमें धान लगा देना है, आप उसमें चल के नहीं जा सकते। अगर जा भी रहे हैं तो पता चले आप जा रहे हैं बुखार की दवाई लेने, आप प्लास्टर करा के आ रहे हैं, कि आप गिर जाएंगे, आपका पैर टूट जाएगा, आप उसमें जा ही नहीं सकते हैं। तो स्वास्थ्य की सेवाओं का तो इतना बुरा हाल है कि UN कहता है, WHO कहता है कि आपको 10,000 पे एक डॉक्टर रखना है, लेकिन बिहार में वो भी मौजूद नहीं है। अब मेरे ख्याल से 400 या 600 पे यहाँ एक डॉक्टर है। तो
इस स्वास्थ्य की सेवाओं का तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि स्वास्थ्य की सेवा तो आप बिहार दिखाता है कि हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कि ग्रोथ हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है हमारा। लेकिन उस ग्रोथ का क्या फ़ायदा जब वो डेवलपमेंट में ट्रांसलेट ही ना हो पाए। हमारी बिल्डिंगें तो बन रही हैं लेकिन एक गरीब आदमी दवा नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने कहा कि विधायक जी ने नहीं किया, स्वास्थ्य जो है वो राज्य सरकार के अंदर आता है। राज्य सरकार ने वहाँ क्या किया, अब ये राज्य सरकार से पूछना चाहिए और जनता से पूछना चाहिए कि उसके विधायक जाएं या उससे कोई वोट मांगने जाए कि उनके पास क्या रोड मैप है इसके लिए, वो क्या करेंगे जीतेंगे तो, उनके पास कोई विज़न है या नहीं है। देखिए प्रतिनिधि वैसा ही होता है जैसा जनता चुनती है, प्रतिनिधि कोई बाहर से नहीं आता, हम ही उसे चुनते हैं। तो जितनी गलती प्रतिनिधि की है उससे बहुत बड़ी ज़्यादा गलती जनता की है जो ऐसे प्रतिनिधियों को चुन के वो भेजती है। आपने सही कहा कि उन्हें देखना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी जोड़ता हूँ कि चलिए सरकार किसी और की है, लेकिन विधानसभा में कितने सवाल इससे लेके उठाए गए, संसद में कितने सवाल इससे लेके उठाए गए कि रघुनाथपुर में कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है, रघुनाथपुर में कोई अस्पताल नहीं है, इसको लेके कितने सवाल पूछे गए। जनता को ये भी पूछना चाहिए। सरकार की बात करें तो वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, जो इसी जिले के हैं और रघुनाथपुर शहीद मैदान में जो कि रेफरल अस्पताल के सटे बगल में है, उसमें एनआरसी को लेकर के एक कार्यक्रम में जाते हैं, संबोधन करते हैं और चले आते हैं और उस हॉस्पिटल में जाते तक नहीं है देखने के लिए। बहरहाल उसकी बात नहीं करेंगे। अभी बिहार के लिए सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो रोजगार की है, क्योंकि कोरोना की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से हमारे बिहारी भाई बंधु बहुत सारे जो हैं वो रोजगार विहीन हो चुके हैं और वापस बिहार में आ चुके हैं। रोजगार के लिए क्या आपको लगता है कि किसी तरह का यहाँ पर छोटा उद्योग लगाया जा सकता है या क्या तरीका अपनाया जा सकता है जिससे हमारे भाइयों को, हमारे बिहारियों को यहीं पर रोजगार मिल सके? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 2011 का सेंसस जो लास्ट सेंसस है उसके हिसाब से 10 करोड़ की आबादी थी बिहार की और 80 लाख के करीब लोग बाहर जा चुके थे, प्रवासी थे। और आज की बिहार की आबादी है 12 करोड़, लगभग 1 करोड़ लोग बाहर हैं, यानी कि हर 10वां व्यक्ति बाहर है। बिल्कुल। महामारी के समय में जब वो अपने घर आता है, क्योंकि जब इंसान के पास कुछ नहीं आता तो अपने घर की तरफ देखता है कि वो अपने घर जाए, सबसे सुरक्षित स्थान वही है। सरकार के कुछ ऐसे घोषणाएं हुई कि उसे वापस बैरन लौटना पड़ा। जब वो यहाँ का रुख करता है तो उसे अपने ही प्रदेश में अपना ही मुख्यमंत्री कहता है कि ये प्रवासी है। अब आप अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने मामा को प्रवासी कहिए तो ये कहाँ तक जायज़ है। अब आपको शायद अब खबरें आपके पास ये भी आ रही होंगी कि लोग लौटने लगे हैं। हाँ, लोग लौटने लगे हैं क्योंकि उनके पास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, योजनाएं जितनी थी, घोषणाएं जितनी थी वो वहीं तक रह गई। ये तो हो गई बात कि हमारे लोग बाहर कितने हैं और क्या कर रहे हैं। अब उनको काम कैसे मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। जैसा बिहार एक लैंड स्कार्स स्टेट है, क्योंकि यहाँ चकबंदी फेल हो चुका है। हाँ। अगर आप कुछ करने जाइए तो आपको एक बहुत बड़ा प्लॉट नहीं मिलेगा। जैसे आपके यहाँ एक बिजली का प्लांट बैठा है तो शायद आपको पता होगा कि उसकी ज़मीन एक्वायर करने में कितनी से मुश्किलें आई होंगी। और किसी भी तरह चलिए वो हो गया। तो ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को करने जाइए तो आपको पूल ऑफ पीपल चाहिए जो कि आपको लैंड दे, ज़मीन दे। ज़मीन होगा तो आप एक इंडस्ट्री बैठा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी अगर कोई करता है, अगर उसे यूपी में मिल जाता है तो वो वहाँ चला जाता है। तो हमें बांग्लादेश का एग्जाम्पल लेना चाहिए। बांग्लादेश देश एक डूबता हुआ देश है, लगातार समुद्र बढ़ रहा है, बांग्लादेश डूब रहा है। बांग्लादेश माइग्रेंट्स को लेकर हमारे यहाँ बहुत चर्चाएं सुनी होंगी आपने। लेकिन शायद आपको ये भी पता नहीं होगा कि बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है एशिया का। वो चाइना से भी ज़्यादा तेज़ी से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि उसके यहाँ सरप्लस लेबर को उसने काम दिया है। और काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं दिया उसने छोटे छोटे काम, छोटी छोटी तकनीकें सिखाई हैं जिससे वो जाके एक लो स्किल जॉब कर सकें। शर्ट में बटन कैसे लगाया जाए, चेन कैसे लगाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रहा है, बटन वहाँ लग रहा है। अगर आप किसी अमेरिका के शोरूम में जाएंगे तो आपको मेड इन इंडिया से ज़्यादा आपको मेड इन बांग्लादेश के कपड़े दिखेंगे। तो हमें उस तरह के मॉडल को अपनाना है और उस तरह से अपनी इकॉनमी को डेवलप करना है। शायद बांग्लादेश का नाम सुनते ही यहाँ के कई लोगों के भौं सिकुड़ने लगे। अंत में एक सवाल जनता से, चूंकि अभी टिकट फाइनल हुआ नहीं है, संभावनाएं हैं, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जनता तो जनता जनार्दन है और मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस के आदेश पे यहाँ आया हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, कांग्रेस की बातों को बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि मुझे टिकट देती है तो मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा।
सब कुछ पार्टी के ऊपर है। राहुल जी की ने अभी हाल में ही कहा है कि इस बार हम साफ छवि पढ़े लिखे लोगों को टिकट देंगे, मौका देंगे, जिससे लोगों का भला हो सके और जो आर्थिक मंदी से बिहार अभी गुजर रहा है उससे हम निकाल सकें। जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जनता अपने जो प्रतिनिधि उनके पास आ रहे हैं चुनाव में, उनसे ये पूछे कि वो इन्हें कैसे काम दे सकती है, कैसे रोजगार दे सकती है। वो कितने सवाल करेंगे जाकर, पहले तो ये बता दे कि एक विधायक का काम क्या होता है। बिल्कुल। और जनता भी को भी ये जानना चाहिए कि विधायक का काम क्या होता है। विधायक के काम को सांसद से एक्सपेक्ट ना करे और सांसद के काम को विधायक से एक्सपेक्ट ना करे और मुखिया से एक्सपेक्ट ना करे। तो इतनी जानकारी जनता को होनी चाहिए और जनता को अवेयर करना चाहिए और जनता इस बात को लेकर तैयार है और सवाल पूछे। जनता से मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि वो सवाल पूछे, लोग जो भी लोग आ रहे हैं, कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और ये होगा कैसे। यहाँ बुलेट ट्रेन तो चलाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे लो स्किल के जॉब है वो तो शुरू किए जा सकते हैं और वो क्यों नहीं हुए। लो स्किल की बात आप कर रहे थे, 30 साल पहले की बात कर रहे थे। कल मैं यही बात कर रहा था गांव में जाके, तो उन्होंने बताया कि डीएवी कॉलेज में यहाँ पहले एक सेंटर हुआ करता था जो कि लो स्किल का हुआ करता, जहाँ अप्रेंटिसशिप भी दिया जाता था और कारपेंट्री, फिटिंग और इन सब की तकनीक सिखाई जाती थी। बहुत लोग उसके बाद रेलवे में जाके भर्ती हो गए। तो जो लोग ये कहते हैं कि पिछले 30 साल से पहले कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो जाके पुराने लोगों से पूछ लें किसी सीवान शहर में क्या क्या था और आज उसी सीवान में क्या है। तो जनता को इन सब सवालों से अपने प्रतिनिधियों को पूछना चाहिए और उनसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए, उनसे जवाब लेना चाहिए कि आप करेंगे क्या। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर उत्सव कुमार सिंह हैं, जो कि कांग्रेस से अपनी दावेदारी यहाँ पेश कर रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा से। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि भाई आपको टिकट मिले, कांग्रेस को ये सीट मिले और आप मैदान में आए, जनता का पूरा सपोर्ट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए और इतनी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगर आप देख रहे हैं मैच बॉक्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये बातचीत पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैच बॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।